हेलो दोस्तों। नेशनल इनकम की पूरी यूनिट में अपन थोड़ा दूसरी तरीके से पढ़ेंगे। इसमें पहले मेथड्स पढ़ाऊंगा मैं, और इसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रिकॉशंस। एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन होगा और जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं नेशनल इनकम की बाकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीनों मेथड्स के बारे में। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, मैं आपको सीधे बताता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक होगा बैलेंसिंग फिगर वाला क्वेश्चन। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन में भी दो टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर वैल्यू एडेड मेथड में फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको जीवीए एमपी पहले निकालना पड़ेगा। जीवीए एमपी निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब उस फर्म का टोटल प्रोडक्शन, जो उन्होंने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, टोटल प्रोडक्शन उन्होंने कितना किया। तो अब ध्यान रखना है आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है दोस्तों सेल्स प्लस, मेरे साथ बोलो, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्लोजिंग माइनस क्या होता है, ओपनिंग। अब ध्यान से समझना, सेल निकालने के दो तरीके हैं। या तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्वांटिटी इनटू प्राइस दे देगा तो आपके सेल्स निकल जाएंगे, लेकिन सेल्स में भी दो टाइप की सेल्स आएगी। एक होती है डोमेस्टिक सेल्स, में आपको ऐड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। अब ध्यान से समझो, अगर किसी फर्म का सेल्स दे दिया, सेल्स ऑफ अ फर्म ए, इसका मतलब वो टोटल सेल्स दे दिया है, और अगर अलग से भी एक्सपोर्ट देगा उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा हो सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू फर्म, और फिर लिखा है सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तभी आपको उस एक्सपोर्ट को ऐड करना है। तो ध्यान देना, जब तक कि आपको तीनों सेल्स और एक्सपोर्ट ना दे दे, एक्सपोर्ट को ऐड मत करना। तो जब आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सेल्स। अब ध्यान से समझो, आईसी, आईसी मतलब होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक बात ध्यान रखना कि परचेस ऑफ मशीनरी कभी भी नहीं लेना है, कभी भी। अगर क्वेश्चन में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों दे दिया तो आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को नहीं, सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेना होगा। कुछ क्वेश्चंस में एक्सपेंसेस ऑन पावर भी दिया है, आप उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड करेंगे, वो जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। आगे अब ध्यान से समझना, अगर आप जीवीएमपी निकाल लिए तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आप जीवीएमपी ऑफ प्राइमरी, दैट इज फर्म ए, फर्म बी, सी, या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों के जीवीएमपी को ऐड कर दोगे तो आपके सामने फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। इवेंचुअली वैल्यू एडेड मेथड का फाइनल आंसर जीडीपी एमपी आता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, बैलेंसिंग फिगर वाले क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं। बैलेंसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में हो सकता है आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने बोले, हो सकता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने बोले, या हो सकता है आपको सेल्स निकालने बोले। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि एग्जाम में आपको अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और सेल्स निकालने बोल रहा है, इसका मतलब वो कुछ ऐसी चीज देगा जिससे आपको पहुंचना है जीडीपी एमपी और जीवीए एमपी तक। अब ध्यान से समझो, नहीं समझ में आए सर, देखो, हो सकता है आपको निकालने क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आईसी और सेल्स, लेकिन आपको अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट देता था तो सर जीडीपी एमपी तक आते थे, लेकिन अब वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकालने बोल रहा है। तो ध्यान से समझो, आपको क्या बोलेगा पता है, क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा एनवीएफसी, या दिया रहेगा आपको एनडीपीएफसी, इसके थ्रू आपको पहुंचना है जीडीपी एमपी तक, इसके थ्रू आपको पहुंचना है या तो जीवीएमपी तक। और अगर आपको बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो तो फॉर्मूला लिख दो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो आपको ये दे दिया, आपने ये यहां से कन्वर्ट करके यहां पहुंच गए, तो बैलेंसिंग और क्या जाएगा आपका दोस्तों, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेम ऐसा ही जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अगेन आपको ये निकाल दिए, यहां से कन्वर्ट करके आप यहां गए और आपको आईसी दे दिया रहेगा और आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लोगे। उल्टा भी कर सकता है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देगा और आपका आईसी बैलेंसिंग वगैरह आ जाएगा। लेकिन ये हो गया एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक। लास्ट ऐसे ही सेल्स निकालना हो तो आपको क्या करना है, पहले इस एनवीएफसी से आपको जीडीपीएमपी या जीवीएमपी तक आना है,
फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके कोई जो वैल्यू दी रहेगी उसको पुट करके बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसके बाद आपको सेल्स निकालना। सबसे पहले लास्ट एक बात ध्यान रखना है, लास्ट एक बात जो कन्वर्शन वाले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा वो ये है, मैं भी चीज क्लिक कर देता हूं आपको कि कभी कभी डेप्रिसिएशन ऐसे भी निकलेगा, वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब इनकम मेथड ध्यान रखो दोस्तों, इनकम मेथड का फाइनल आंसर हमेशा क्या आता है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी के लिए सबसे पहले ढूंढो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर ढूंढोगे ऑपरेटिंग सरप्लस और फिर ढूंढोगे आप मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कभी कभी एम्प्लॉय कंपनसेशन भी बोल देता है या फिर अम्यूलमेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी बोल देता है। सीओई निकालने के लिए अगर आपको सीओई सीधे नहीं दिया हो तो तीन चीजें आपको ऐड करनी होंगी। उसमें सबसे पहला होता है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, प्लस इसमें करना है सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, और इसमें ऐड करना होगा कंट्रीब्यूशन बाय बॉस, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, बॉस एम्प्लॉयर इन सिक्योरिटी सर्विसेज स्कीम्स, दैट इज पेंशन फंड, ईएसआईसी, ईपीएफ में। लेकिन यहां पे किसी भी तरह का ओल्ड एज पेंशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो दोस्तों तो उसको सीधा सीधा क्या कर देना, इग्नोर। अगर किसी भी टाइप के करेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा वर्ड दिखा उसको इग्नोर कर देना। और अगर ये कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉई लिखा हो तो इसको कंसीडर नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, एनडीपीएफसी। उसके लिए आपको क्या ढूंढना है, सीओई। अब ओएस ढूंढना है, तीन तरीके से मिलकर बना है, रेंट एंड रॉयल्टी, फिर आपके पास आता है इंटरेस्ट और लास्ट में आता है दोस्तों प्रॉफिट। देखो रेंट रॉयल्टी तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट भी देता है। इंटरेस्ट रिलेटेड एक बात ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इग्नोर करना है दोस्तों, ठीक है। अब प्रॉफिट तीन चीजों से मिलकर बना है, प्रॉफिट कितनी चीजों से मिलकर बना है, तीन चीजों से। अब ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दे और कॉर्पोरेट टैक्स दे दे, कॉर्पोरेट टैक्स को मत लेना, अगर प्रॉफिट दे दे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड दोनों दे दे तो भी नहीं लेना है। लेना कब है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे तब आपको ये तीन चीजें ढूंढनी है, ये तीन चीजें ढूंढनी है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं दोस्तों, कभी कभी इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोल देते हैं। तो इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं और डिविडेंड को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोल देते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ध्यान से समझना। अब आगे चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। एक्सपेंडिचर मेथड, अच्छा, मिक्स्ड इनकम या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, एक किच्चे मतलब होता है, ध्यान देना ना, थोड़ा डाउटफुल मत रह जाना, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का फाइनल आंसर आता है जीडीपीएमपी। सबसे पहला आप क्या ढूंढोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा ढूंढोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये प्राइवेट फाइनल को ही कभी कभी लोग ना पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं, या इन लोग गलती से कभी कभी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिख देते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है दोस्तों। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से मिलकर बना है, पहला है जीडीएफसीएफ और दूसरा होता है दोस्तों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब एक ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक। बहुत ध्यान से सुनना एक बात, आपको पहले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ढूंढना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ढूंढना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया ना तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक आपको पता है कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इनको बोलने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। अगर सीधे फॉल इन स्टॉक दे दिया तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर एडिशन टू स्टॉक दे दिया, एडिशन टू स्टॉक दे दिया
तो फिर ये प्लस हो जाना है। नेट एडिशन टू स्टॉक दे दिया तो भी ये प्लस हो जाना है। ध्यान दो, यही वाला कंसेप्ट इसके चेंज इन स्टॉक में भी होता है। कभी कभी वो फॉल इन स्टॉक लिख देगा, एडिशन टू स्टॉक लिख देगा, नेट एडिशन टू स्टॉक लिख देगा इस चेंज इन स्टॉक की जगह पे, तो थोड़ा ध्यान देना है। और जीडीसीएफ तीन चीजों से मिलकर बना है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीजों से मिलकर बना है जीडीएफसीएफ। एक बार और ध्यान दो, लेकिन क्वेश्चन में एक लोचा हो सकता है, कभी कभी जीडीसीएफ ना देकर एनडीसीएफ दे देगा तो पहले उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, और कभी कभी अंदर वाले ग्रॉस को भी नेट दे देगा तो पहले डेप्रिसिएशन ऐड करना, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है तो फिर क्या ऐड करना पड़ेगा अपने को, चेंज इन स्टॉक। और इसका लास्ट कंपोनेंट होता है, वो होता है नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है दोस्तों, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दे दिया दोस्तों तो वो प्लस होने की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये होता है अपने पूरे मेथड्स के बारे में पूरा नॉलेज। अब अपने को समझना है तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस के बारे में, और ये वीडियो में फिर बंद कर दूंगा। अपन दूसरे मेथड में, दूसरे वीडियो में अपन बाकी जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। प्रिकॉशंस मैं आपको बुक से देख के बता देता हूं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मतलब प्रिकॉशन के बेसिस पर कुछ पॉइंट्स लेकर क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैं आपको बुक से दिखा देता हूं, ध्यान देना। सबसे पहला प्रिकॉशन अपन डिस्कस करते हैं कौन से मेथड से, वैल्यू एडेड से। वैल्यू एडेड में सबसे बेसिक याद रखना, वैल्यू एडेड मुझे याद है लेकिन वर्ड टू वर्ड में आपको लिख के दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैल्यू एडेड की प्रिकॉशन है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नहीं लेंगे, गुड्स की वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दूसरा, सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेंगे, कि जब ये पहली बार परचेस किया था तब ये कंसीडर हो चुका है। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू असर्टेन करना इनडिटर्मिनेट है। फोर्थ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर मार्केट वैल्यू असर्टेन करना पॉसिबल है। और एक और ध्यान रखना है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑक्यूपाइड हाउस। फिफ्थ है, चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड नहीं होगी। बॉन्ड, शेयर्स, सिक्योरिटी इनको नहीं लेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कमीशन, ब्रोकरेज ये वर्ड दिया हो ना दोस्तों, तो इसको अपने को लेना होगा। तो किसको नहीं लेंगे? सेल एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट को नहीं लेंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इनकम मेथड के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इनकम मेथड के प्रिकॉशन के बारे में। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। पहला, इनकम मेथड में आपको ट्रांसफर इनकम को नहीं लेना है, ये यूनिलैटरल होता है, याद रख लो। दूसरा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये पिछले बार में बता चुका हूं कि ये जब पहली बार जब खरीदा गया होगा वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, सेकेंड हैंड गुड्स को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना है, अगर इससे रिलेटेड कोई कमीशन चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है, वो इस साल के इनकम मेथड में आएगा। थर्ड है इनकम फ्रॉम सेल, ये पूरा उठा के मैं रख देता हूं, ये वाला लास्ट वाला, इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये सबको कंसीडर नहीं करना है। लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई कमीशन, ब्रोकरेज होगा उसको कंसीडर करना है। किसी भी टाइप का फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड कोई सेल परचेस होगा उसको कंसीडर नहीं करना है।
है। फोर्थ है विंडफॉल गेम। विंडफॉल गेम्स मतलब होता है कैपिटल गेन्स वगैरह, जो ये अगर दिख गया सीधा इग्नोर कर देना। फिर उसके बाद है पेमेंट मेड आउट ऑफ पास्ट सेविंग। पास्ट सेविंग क्यों भैया? पिछले साल जब वो इनकम जनरेट हुई थी उस साल उसको कंसीडर कर चुके हैं, तो इस साल कंसीडर नहीं करेंगे। और लास्ट आता है दोस्तों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट, एक्सपेंडिचर मेथड की कुछ प्रिकॉशंस लिखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड की कुछ प्रिकॉशंस में सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड का पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन सेम, पहले फाइनल गुड्स में कंसीडर हो चुका है। दूसरा है ट्रांसफर पेमेंट, यहां ट्रांसफर इनकम था, यहां ट्रांसफर पेमेंट है, इसको कंसीडर नहीं करना है। थर्ड है परचेस ऑफ सेकेंड हैंड, यहां क्या लिखा था? सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड, यहां पे लिख लेना परचेस, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कंसीडर नहीं होगा, सेकेंड हैंड गुड्स कंसीडर नहीं होगा। और फोर्थ है परचेस ऑफ, अगेन लास्ट पॉइंट, परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट दोस्तों कंसीडर होगा क्या? अभी दो बार पढ़ चुके, कंसीडर होगा नहीं होगा। लेकिन क्या कंसीडर होगा? इससे रिलेटेड कोई भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज कंसीडर करेंगे दोस्तों। और लास्ट है अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है ऑन ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, क्या किया है? ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, तो भैया देखो अगर गुड्स के लिए खर्चा किया होगा तो वो बिल्कुल कंसीडर होगा, लेकिन अगर सर्विसेज के लिए किया होगा नहीं होगा, क्योंकि गुड्स के केस में मार्केट वैल्यू असर्टेनेबल है, लेकिन सर्विसेज के केस में मार्केट वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है। पार्ट 2 में नेशनल इनकम के मैं आपको पढ़ाऊंगा जो भी बाकी थ्योरी बचती है, जैसे जीडीपी एंड वेलफेयर, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, छोटे छोटे कन्वर्जन, वो सारी चीजें पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। तो फाइनली नेशनल इनकम के सबसे लास्ट वीडियो में, मैक्रो के सबसे लास्ट वीडियो में अपन है सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में मेथड से ज्यादा बाकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाना सोचा था। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर का कंसेप्ट ये है कि क्या किसी भी कंट्री में अगर जीडीपी बढ़ रहा है 7.5, 8.5, 10.5, अगर ओवर द इयर्स इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, विल इट बी कंसिडर्ड एज अ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री? कहने का ये मतलब कि भाई सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्या हर बार जीडीपी का ग्रोथ रेट यही इंडिकेट करता है क्या कि वहां की रहने वाली जो पॉपुलेशन है उनका वेलफेयर या उनका अच्छा ही हो रहा होगा? नहीं, कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब क्या? जीडीपी का मतलब होता है बेसिकली नेशनल इनकम। अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अगर उनको उनके कंट्रीब्यूशन का अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे कि हमारी कंट्री में होता है, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये बिल्कुल भी वेलफेयर की तरफ साउंड नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल भी वेलफेयर की तरफ नहीं जा रहा है। दूसरा, अगर हमारी कंट्री में जीडीपी क्वांटिटी में तो नहीं बढ़ा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस में अगर बढ़ा है, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी किसकी वजह से ज्यादा दिख रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से। कहने का ये मतलब कि पिछले साल जीडीपी 1 लाख था क्वांटिटी में, इस साल भी जीडीपी 1 लाख था क्वांटिटी में, लेकिन पिछले साल जब हमने क्वांटिटी का प्राइस से मल्टीप्लीकेशन किया तो 1 लाख इंटू 10 था, और इस साल जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 1 लाख इंटू 20 था। जीडीपी इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू तो 10 लाख से 20 लाख बढ़ गया दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी में तो नहीं बढ़ा ना। तो अगर क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहा है जीडीपी, सिर्फ प्राइस में बढ़ रहा है, तो वो किसको शो नहीं कर रहा है? वेलफेयर को शो नहीं कर रहा है। दूसरा, कंट्री में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो विदाउट प्राइजेस होते हैं, या फिर उनको मैं बोलूं जो बार्टर एक्सचेंज में होते हैं, या फिर जिनमें मॉनेटरी वैल्यू का कोई भी सिनारियो नहीं होता। तो मुझे बताओ, अगर मैंने बहुत मेहनत करके अपना घर बनाया, ठीक है, और उसमें जितने भी लेबर्स थे उन्होंने विदाउट पेमेंट करके, आउट ऑफ अफेक्शन एंड लव, मेरे को कोई, मान के चलो मेरा कोई स्टूडेंट है, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है और उसने मेरी रिटर्न फाइलिंग कर दी, ठीक है, मेरे लिए ऑडिट कर दिया या मेरे लिए बैलेंस शीट बना दी, विदाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन, अगर वो मुझे काम करके दे रहा है,
तो जीडीपी में तो ग्रोथ हुआ ना, जीडीपी में तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन वो उसको कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कौन सा एक्सचेंज हो गया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो गया। तो जीडीपी तो बढ़ा लेकिन जीडीपी शॉर्ट दिख रहा है उतने से। क्यों शॉर्ट दिख रहा है उतने से? क्योंकि उतनी वैल्यू को हमने जीडीपी में तो इंक्लूड ही नहीं किया। दूसरा, अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट पर ईयर 2% से हो रहा है और पॉपुलेशन का 2.4% से हो रहा है, पिछले साल भले जीडीपी 1% से बढ़ा था, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हालांकि जीडीपी का पिछले 1% के कंपैरिजन में इस साल 2% से बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो उससे ज्यादा है ना, तो जीडीपी बढ़ तो रहा है लेकिन ये वेलफेयर को शो नहीं कर रहा है। और लास्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर मान के चलो आपके जीडीपी में 1 लाख करोड़ जीडीपी से इस साल 1,50,000 करोड़ हो गई आपकी जीडीपी, लेकिन इसमें से ज्यादातर तो डिफेंस आइटम, ज्यादातर तो इंडस्ट्रियल गुड्स, ज्यादातर तो इंफ्रास्ट्रक्चर के गुड्स अगर होंगे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ये वाला कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी वेलफेयर को शो नहीं कर रहा है। अब आते हैं एक्सटर्नलिटीज। कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है और पॉजिटिव। एग्जांपल देता हूं, अगर मान के चलो कोई भी ऐसी फैक्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री है जिससे जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उससे केमिकल निकलता है। अब केमिकल निकलता है, एयर जो पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है, इसके लिए उन लोग कुछ रेमेडी तो नहीं कर रहे। तो जीडीपी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है उनकी वजह से, वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, जीडीपी में प्रोडक्शन बढ़ता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, उनकी इंडस्ट्री से बहुत सारा आउटपुट निकलता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। बट जो उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो केमिकल, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वो तो अपन कंसीडर कर ही नहीं रहे ना, तो उससे तो वेलफेयर नहीं हो रहा है। बस सिर्फ जीडीपी बढ़ जाना इज नॉट ओके। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक फैक्ट्री है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा वो ट्री या पेड़ भी, पौधे भी लगा रही है, लेकिन इसके लिए तो जीडीपी में इसको कंसीडर ही नहीं करते ना, इसको जीडीपी में कंसीडर कहां करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, इनको जीडीपी में तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से, या तो जीडीपी कम दिखता है या जीडीपी ज्यादा तो दिख रहा है, लेकिन वो किसको नहीं शो कर रहा है, वेलफेयर को। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैंने अपने सैंपल पेपर में बहुत बार देखा है। दो कंसेप्ट है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ अ करेंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ अ करेंट ईयर, वेयर एज रियल जीडीपी होता है क्वांटिटी ऑफ अ करेंट ईयर इनटू चेंज है प्राइस ऑफ बेस ईयर। रियल जीडीपी क्यों निकाला जाता है, रियली में जीडीपी बढ़ा है कि नहीं, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, रियल जीडीपी। जबकि नॉमिनल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण ही ज्यादा दिखता है, जबकि रियल जीडीपी अगर बढ़ रहा है किसके कंपैरिजन में, नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में, तो रियल जीडीपी क्वांटिटी के कारण बढ़ रहा होगा। इसका मतलब रियल जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर दोस्तों। क्या है, गुड इंडिकेटर्स है, क्योंकि अगर रियल जीडीपी ज्यादा है इसका मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कंट्री ने अपनी इकोनॉमी ग्रोथ क्वांटिटी के टर्म्स में की है। यह हो गया अपना रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट। अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ कन्वर्जन वाले टॉपिक डिस्कस करते हैं। कई लोगों को डाउट होता है, मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारे डाउट आपके आज क्लियर कर दूंगा। इसको लेके जाइए और इससे क्वेश्चन बनाइए, आपकी कभी गलती नहीं होगी। अब ध्यान से समझो, सबसे पहला जो है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाना है। अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो देखो ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है, तो ग्रॉस से नेट जाना है तो बड़ी वैल्यू को छोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। याद रख लो, डेप्रिसिएशन मतलब होता है 3 चीजों की वजह से डेप्रिसिएशन आता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस और पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर कंपनी में कोई एसेट चली जाती है तो वो डेप्रिसिएशन नहीं होता दोस्तों, वो कैपिटल लॉस होता है। और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि डेप्रिसिएशन में जो असेट होती है वो कंटिन्यू रह जाती है, लेकिन कैपिटल लॉस में कभी भी एसेट कंटिन्यू नहीं होती है। आगे चलते हैं, तो अगर मुझे नेट से वापस ग्रॉस में जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। आगे चलते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगला बहुत इंपॉर्टेंट ये है अपना मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान दो, एरो पे फोकस करना। मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट मतलब याद रख लो फैक्ट्री और ये रख लो मार्केट। जब आप फैक्ट्री से मार्केट जाओगे तो ऐसे रख लो कि मैं यार बिल बना रहा हूं और जब बिल बनाऊंगा ना तो अपने जीएसटी बिल में ना ऐड करूंगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ऐड होगा। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो रहा है तो सब्सिडी क्या होगी? माइनस। अब अगर मार्केट प्राइस से वापस फैक्ट्री की तरफ आ रहे हो तो आईडीटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्लस होगा, माइनस होगा, और सब्सिडीज क्या हो जाएंगी? प्लस। लेकिन सर कभी कभी ना क्वेश्चन में एनआईटी दे देता है, तो अब ध्यान रखो अगर क्वेश्चन में एनआईटी दे दे तो एकदम सिंपल सा लॉजिक जो मैंने याद रखा है, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के समय आईडीटी माइनस हुआ था ना तो एनआईटी भी माइनस होगा। क्यों? क्या मत रखो 3 दिन पहले एग्जाम के, क्यों क्या सोचो मत, सिर्फ याद कर लो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आईडीटी माइनस हुआ था तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए एनआईटी भी माइनस होगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए अगर आईडीटी प्लस हुआ था तो एनआईटी भी प्लस होगा। एक जो बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में एनआईटी और सब्सिडीज दोनों दे देता है तो सिर्फ एनआईटी देना, बिकॉज इट इज अ नेट ऑफ सब्सिडीज। आगे चलते हैं। जो सबसे बड़ा जो बहुत बच्चों को डाउट होता है वो है डोमेस्टिक और नेशनल के कंसेप्ट। इसको मैं 3-4 तरीके से समझाता हूं। सबसे पहला है डोमेस्टिक से नेशनल जाना, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना और नेशनल से डोमेस्टिक आना। अब डोमेस्टिक से नेशनल जाना, अब ध्यान से समझो। सबसे पहला तो बेसिक फंडामेंटल रूल याद रख लो ना। कंसेप्ट क्यों समझना, अगर आपको अभी दिक्कत हो रही है तो याद रख लो, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए फीफा ऐड होगा और फीटा माइनस होगा। कैसे सर? नेशन मतलब इंडियंस। अच्छा, अगर मैं डोमेस्टिक से इंडियंस के बारे में सोच रहा हूं तो बाहर से जो आने वाले होंगे उनको ऐड करना पड़ेगा, और जो यहां इंडियंस नहीं है उनको जो पैसा दिया उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं तो भैया मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ एक याद रख लेता हूं, अगर इधर फीफा प्लस हुआ तो इधर क्या होगा? माइनस, तो फीटा क्या हो जाएगा? प्लस। अब सर कभी कभी ना हम लोगों को एन फीफा एन फीटा दे देता है, तो ठीक है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, ध्यान दो, फीफा ऐड हुआ था तो एन फीफा भी ऐड होगा। अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए फीफा माइनस हुआ था तो एन फीफा भी माइनस होगा। और लास्ट है, अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाने के लिए अगर सर एन फीटा दे दे तो ध्यान से समझो, अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए फीटा माइनस हुआ है तो एन फीटा भी माइनस होगा, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए फीटा प्लस हुआ है तो एन फीटा भी प्लस होगा। एक चीज ध्यान रख लो, सिंपल सा लॉजिक यहां मैं आपको याद दिलाता हूं, जो चीज मार्केट से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आईडीटी माइनस हुआ है तो देखो एनआईटी भी माइनस हुआ है। मार्केट से फैक्टर कॉस्ट, आईडीटी माइनस, एनआईटी भी माइनस। अब अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए आईडीटी प्लस हो रहा है ना, तो यहां फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए एनआईटी भी प्लस हो रहा है। जो आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स के साथ हो रहा है वही एनआईटी के साथ हो रहा है। यहां पे भी वैसी कंसेप्ट याद रखो, जो चीज डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए फीफा होता है वही डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एन फीफा के साथ होता है। जो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए फीटा के साथ होता है वही डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एन फीटा के साथ होता है। अब लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होता है। तो देखो, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो एक ही कंसेप्ट है कि डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम इंक्लूड रहती है जो किसने कमाई है नॉन रेसिडेंट ने डोमेस्टिक टेरिटरी में। वेरेज नेशनल इनकम में दोनों ही इनकम किसने कमाई होती है? नॉर्मल रेसिडेंट ने, भले वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमाए। अब बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको सबसे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मीनिंग के बारे में। ठीक है, उसमें 3 फेसेस है, आपको पता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। फिर आपको याद रखना चाहिए कुछ अजम्पशंस है, उसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी है, उसमें बैंकिंग गवर्नमेंट नहीं है, उसमें जितना भी गुड्स बनेगा वो किसको बेचेंगे? फर्म हाउस होल्ड को बेचेंगे, एक्सपोर्ट नहीं होगा। जो भी फर्म हाउस होल्ड परचेस करेगी वो सिर्फ और सिर्फ फर्म से परचेस करेगी, वो इंपोर्ट नहीं करेगी।
नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। दूसरा उसमें स्टॉक एंड फ्लो है। स्टॉक एंड फ्लो का सबसे सिंपल सा याद रखो, जो चीज खुद नहीं चेंज हो सकती वो स्टॉक होता है, और जो किसी चीज को चेंज करता है वो फ्लो होता है। एग्जांपल के लिए सर, जैसे प्रॉफिट और कैपिटल, तो कैपिटल खुद चेंज नहीं हो सकता, प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो कैपिटल खुद नहीं चेंज हो रहा मतलब स्टॉक हो गया, और प्रॉफिट किसी चेंज कर रहा है किसी चीज को तो वो फ्लो हो गया। स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है, फ्लो वेरेस डायनेमिक कंसेप्ट है। स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है, वेरेस फ्लो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। रियल फ्लो, मनी फ्लो में, रियल फ्लो में दो ट्रांजेक्शन होते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो हाउसहोल्ड ने जो फैक्टर सर्विसेज दी किसको, फर्म को, और फर्म ने जो सेल किया गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड को। जबकि मनी फ्लो में जो फैक्टर पेमेंट किया फर्म ने हाउसहोल्ड को, और हाउसहोल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म को। रियल फ्लो में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसलिए उसकी प्रॉब्लम होती है। मनी फ्लो में एज सच कोई प्रॉब्लम बार्टर एक्सचेंज वाली नहीं होती क्योंकि उसमें मनी कंसेप्ट है। दूसरे चैप्टर में आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पता होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। इसमें आपको तीन चीजें ऐड करनी है, जो इंडियन एम्बेसी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जो ये सब सारी चीजें रहती हैं, फॉरेन इंडियन एम्बेसी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिचुएटेड है, उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। दैट इज वहां से कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक इनकम। प्लस कोई भी इंडियन ओरिजिन का या कोई भी नॉन रेसिडेंट का कोई भी एयरक्राफ्ट दो कंट्रीज के बीच भी उड़ रहा होगा तो वो जो एयरक्राफ्ट है वो हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। और इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडिया में जहां एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन हमारी कंट्री के विलेजर्स जो फिशरमैन होते हैं, जो फिशिंग वेसल है, जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, वहां अगर होगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। जबकि डोमेस्टिक टेरिटरी में दो चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है, इंडियन एम्बेसी का ऑफिस, सॉरी फॉरेन एम्बेसीज का ऑफिस डोमेस्टिक टेरिटरी में तो हमारी टेरिटरी नहीं होता, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का ऑफिस हमारी कंट्री में अगर होगा फॉरेन का तो हमको कंसीडर नहीं करना है। वेयर इज नॉर्मल रेसिडेंट अगर बात करें तो नॉर्मल रेसिडेंट में दो बातें याद रखनी है, वो पिछले साल नॉर्मली वो ऑर्डिनरी रिसाइड किया होगा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में ही रहा होगा। इसमें जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, मीटिंग के लिए नहीं लेना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस को नहीं लेना है, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लेना है बशर्ते वो 1 साल से ज्यादा वहां काम न किए हो। और दूसरा उसमें याद रखना है बॉर्डर वर्कर्स, और उसमें याद रखना है जो क्रू मेंबर्स ऑफ वेसल वगैरह रहते हैं वो। एक बार रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप को ऊपर ऊपर रीड कर लेना। बाकी नेशनल इनकम में मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दी हैं। दोस्तों ध्यान रखना एक चीज, आपको सब आता है, आपने सब पढ़ा हुआ है, प्लीज सैंपल पेपर को एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर एक बार डिस्कस कर लें और सैंपल पेपर देखने के बाद ही अपनी प्रिपरेशन खत्म करना। ओके, सी यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मिलते रहेंगे। सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।